यूनिवर्सिटी से घर जाते वक्त अचानक से बारिश शुरू हो गई। अरे यह क्या हो गया, छतरी भी साथ नहीं लाई हूँ। अचानक से जब बूंदाबांदी शुरू हो गई तो मधुलिका और एकता बारिश से बचने के लिए एक दुकान के छोर में खड़ी हो गई। अरे यार, आज सुबह ही मैंने छतरी बैग से बाहर निकाल कर रख दी थी, अब क्या करूँ। एकता, तुम्हारा घर तो पिछली गली में ही है ना, एक काम करो, तुम मुझे अपनी छतरी दे दो। अरे मधुलिका, छतरी लाई होती तो मैं क्यों छिपती। देखो, अब यह बारिश रुकने से रही और हम दोनों गिली हो चुकी हैं। एक काम करो, थोड़ा और भीग कर मेरे घर पर चलते हैं, वहीं से तुम चेंज करके अपने घर चली जाना। ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे, कहकर मधुलिका एकता के साथ उसके घर चली गई। मम्मी, मम्मी, आवाज़ लगाने पर भी जब एकता की मम्मी नहीं आई तो वह खुद ही मधुलिका को अपने कमरे में लेकर गई। 5 मिनट मुश्किल से बीते होंगे कि एकता कपड़े चेंज करके भी आ गई। अच्छा, यह तुम मेरे कपड़े पहन लो। अरे वाह, मुझसे भी ज़्यादा तो यह तुम पर जच रहा है, एक काम करो, ले लो। अभी एकता अदरक वाली चाय बनाने चली गई मधुलिका को कमरे में बिठाकर, तभी अनिकांत तेजी से उसके कमरे में घुस गया। आते ही वह बोला, मधुलिका, तुम बहुत खूबसूरत हो। पता नहीं क्यों जब भी तुम्हें देखता हूँ तो मन तुम्हें सीने से लगाने को करता है। तुम बड़ी नौकरी पाने के चक्कर में हो या यह सब सोचते रहते हो। मधुलिका ने एकता के भाई से कहा, तुम्हें अपना पूरा ध्यान सही दिशा में लगाना चाहिए। मधुलिका ने समझाना चाहा तो वह बोला, मधुलिका, अरे ज़िंदगी के मज़े भी लेने चाहिए। मज़े लेने से क्या मतलब है तुम्हारा। मधुलिका के ऐसा पूछने पर वह बिल्कुल उसके करीब आया और उसके कान के पास झुककर धीरे से बोला, मज़े लेने का मतलब है। ऐसा कहते हुए उसने मधुलिका को अपने सीने में भींचकर उसकी ओर बढ़ने लगा। मधुलिका एकदम से घबरा गई। उसने जोर से अनिकांत को धक्का दिया और बोली, ये क्या कर रहे थे तुम, शर्म नहीं आती। तुम्हें बता रहा था कि मज़े। तभी एकता एक ट्रे में कुछ खाने का सामान और चाय का कप लिए आ गई। उसके आते ही अनिकांत ने बात बदल दी। हाँ, तो मैं बता रहा था कि यह कोर्स बहुत अच्छा है, इससे तुम्हें अच्छे पैकेज की नौकरी मिल जाएगी। इतना कहकर उसने एकता का चार्जिंग उठाया और तेजी से कमरे से बाहर निकल गया। यह हरकत अनिकांत ने इसलिए की कि एकता समझे कि वह कमरे से उसका चार्जिंग लेने आया था। उसके बाद मधुलिका ने एकता के घर जाना ही बंद कर दिया, जबकि इससे पहले जब भी एकता यूनिवर्सिटी से लौटते समय उससे अपने घर चलने को कहती थी तो वह कभी मना नहीं करती थी। कुछ देर उसके घर में रुककर ही अपने घर जाती थी। फिर लास्ट ईयर में एडमिशन के बाद दोनों के सेक्शन बदल गए, तो इस कारण भी दोनों का घर आना जाना ना के बराबर हो गया था। पर मधुलिका और एकता के भाइयों में एक ही कोर्स करने के कारण दोस्ती बढ़ गई थी। अधिकतर जयराज ही अनिकांत के घर संयुक्त रूप से पढ़ाई करने के कारण पहुंच जाता था। इसका एक कारण यह भी था कि मधुलिका के घर में ऐसा कोई अतिरिक्त कमरा नहीं था जहां वे दोनों संजीदगी से कोर्स के पॉइंट डिस्कस कर सकें, जबकि अनिकांत और एकता को उसके पिता ने अलग अलग कमरे दे रखे थे और उसका घर भी मधुलिका और जयराज के घर से बहुत बड़ा था। समय के साथ साथ मधुलिका और एकता की पढ़ाई आगे बढ़ती रही। दोनों की यूनिवर्सिटी में तो मुलाकातें होती, पर एक दूसरे के घर दोनों ना पहुंच पाती। अब दोनों यूनिवर्सिटी बोर्ड का रिजल्ट देखकर अपनी अपनी घरों को लौट रही थी, तो अपने रिजल्ट से उदास एकता के विशेष अनुरोध पर वह उसके घर रुक गई। बाहरी ड्राइंग रूम में बैठकर मधुलिका ने जब एकता से पूछा, मुझे बड़ा आश्चर्य है कि तुम एग्ज़ाम में फेल कैसे हो गई। तेरे भाई जयराज के प्यार के उतावलेपन के कारण मैं फेल हो गई। मेरा पढ़ने लिखने में बिल्कुल भी मन नहीं लगा और हम दोनों एक दूसरे में समा जाने को इतने आतुर हो गए कि मैंने प्यार में जयराज को पूरी तरह सौंप दिया। क्या? तू भी अजीब लड़की है, ऐसे कैसे तूने अपना सर्वस्व शादी से पहले किसी को सौंप दिया।
इसीलिए कि एक तो वह तेरा भाई था जिस पर मुझे तुझसे ज़्यादा भरोसा हो गया था। दूसरे, मैं उसे अपना दिल देकर यह सोच चुकी थी कि जब भी शादी करूंगी तो उसी से, और उसने भी मुझसे वादा किया था। एकता, मेरा भाई था तो क्या? कभी सोचा नहीं कि तेरी उम्र क्या है और इस उम्र का प्यार क्या गुल खिला सकता है? ये बता, जब तुम दोनों एक दूसरे के समीप होते थे तो उस समय अनिकांत कहाँ होता था? भैया या तो माँ के किसी काम से बाजार गए हुए होते थे। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि जब जयराज किसी काम के लिए आया तो भैया नहाने के लिए गुसलखाने में घुसा होता था, और हम दोनों ही जानते थे कि वह नहाने घुसता है तो घंटा भर लगाता ही है। और तुम्हारी माँ कहाँ होती थी उस समय? माँ तो घर के कामों में ही बिजी रहती थी और यही समझती थी कि हम दोनों अपने अपने कमरों में पढ़ाई कर रहे हैं। पिताजी का तो तू जानती है, सवेरे जो अपनी दुकान खोलकर बैठते हैं तो रात को ही लौटते हैं। एक को दूसरे के कमरे में जाते हुए कभी नहीं देखा किसी ने। चोरी छुपे प्यार करने वाले बड़े सतर्क रहते हैं मधुलिका। फिर तू तो जानती है कि मेरे कमरे से भैया के कमरे में जाने के लिए बीच में भी तो दरवाज़ा है जो यूँ तो बंद रहता है, पर जब दोनों कमरों में रहने वाले चाहें तो खोल सकते हैं। मधुलिका के दिमाग में एक बार फिर पुराना दृश्य घूम गया जब उसी दरवाजे से अनिकांत ने आकर एक बार उससे छेड़खानी करी थी। उसने तो अपने को संभाल लिया, पर एकता फंस गई। उम्र का दोष है या दूरदर्शिता की कमी? कितनी लड़कियां ऐसी स्थिति में अपने को बचा पाती होंगी? वो क्या करे? यहाँ वह जवान युवक उसका भाई है जिसने उसकी सहेली के शरीर से जी भरकर खिलवाड़ किया। आज वह यह सब उसे बता रही है जब सब कुछ घट चुका है। ऐसा नहीं है कि 2-4 बार अनिकांत भी जयराज से मिलने उसके घर आया, पर क्या मजाल कि वह उसके करीब आ पाया हो। उसे अपनी सीमाएं और घर की मर्यादाएं पता थीं, परंतु एकता का स्वभाव उससे भिन्न था। हो सकता है कि उसने पहले दिन से ही जयराज की छिचोरी हरकत का विरोध ना करके उससे मिलने वाले आनंद को आत्मसात कर लिया हो और उसे लगातार बढ़ावा देती गई हो। उसने गौर किया कि नौकरी लगने के बाद पिताजी ने जयराज की शादी की बात चलाई तो वह फौरन ही राजी हो गया। उस समय तो ऐसा लग रहा था जैसे आज तक उसने किसी लड़की को आंख उठाकर भी नहीं देखा हो। वह तो जयराज को बहुत सीधा समझती थी। वह समझ गई कि जैसे कुछ मर्दों की फितरत होती है कि वह किसी एक के प्यार से संतुष्ट नहीं होते, उसका भाई भी तो इसी समाज का अंग है। फिर उसे अपने राठौर होने का भी तो गुरूर है। उसने एकता को चाहा था तो फिर अपने लिए दूसरी लड़की क्यों चुनी? वह समझ गई कि पिताजी का विरोध करने की हिम्मत उसमें नहीं रही होगी और ना ही रिश्तेदारों में अपने पिता की इज्जत भी उछालने का विचार आया होगा, क्योंकि उसके पिता विजयनाथ राठौर को अपनी राठौरी पर बड़ा गुरूर था। अपनी बिरादरी की लड़की के अलावा किसी भी दूसरे बिरादरी की लड़की से जयराज की शादी वे कभी करा ही नहीं सकते थे। मधुलिका को याद आ गए वो दिन जब उसके पिता विजयनाथ ने छोटे भाई अजयनाथ के इकलौते बेटे राहुल की इच्छा के अनुसार उसका विवाह किसी दूसरी बिरादरी की लड़की से कर दिया था। तो विजयनाथ अपनी मूछों पर ताव देते हुए इतना गुस्सा हुए थे कि उन्होंने अपने सगे भाई से पूरी तरह नाता तोड़ लिया था। अजयनाथ उनकी सब बात सह गए थे, पर उन्होंने अपनी जबान बंद ही रखी। गुस्से के कारण विजयनाथ ने पैतृक घर का बंटवारा तक कर डाला तो भी उन्होंने स्वीकार कर लिया, पर जबान न खोली। कानूनी लड़ाई के बाद अलग होकर जब इस खानदानी घर का बंटवारा हुआ तो 5 कमरों और बड़े से आंगन वाला ये घर आधा रह गया। बीच में दीवार खड़ी हो गई। फिर चाचा अजयनाथ अपने हिस्से का पोर्शन बेचकर इसी तहसील के एक दूसरे कोने में बस गए। तब से उसने चाचा की शक्ल 1-2 बार तभी देखी जब उनकी बिरादरी में किसी रिश्तेदार की शादी होती या कोई बड़ा फंक्शन होता। पिता की नज़रें बचाकर वह वहाँ अपने प्रिय चाचा से मिल लेती थी।
चाचा की आंखों में उसे पहले जैसा ही प्यार दिखता। उसे देखते ही वो उसके सिर पर हाथ रख कर कह देते थे, अरे तू तो बहुत बड़ी और प्यारी सी दिखने लगी है। पास खड़ी चाची भी उसे गले से लगा लेती और तब वह सोचती कि उसके पिता इतने कठोर दिल और दकियानूसी विचारों के क्यों हैं। एकता ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो वह फिर विचारों से बाहर आई। एकता की आंखों में आंसू आ गए थे। उसके शब्दों में एक अजीब सी विनती थी, मधुलिका, तुझे ही मेरे लिए कुछ करना होगा, वरना मैं कहीं की नहीं रहूँगी और मर जाऊँगी। उसने उठकर एकता को सीने से लगा लिया और बोली, तूने बहुत देर कर दी। तुझे तो पता था कि मेरे पिता अपनी बिरादरी से बाहर जयराज की शादी की बात सोच भी नहीं सकते हैं। तभी कमरे से बाहर कुछ आहट हुई। एकता की माँ सरोज थी। कमरे में आकर वे बोली, बहुत दिनों के बाद तू एकता से मिलने आई है। एकता तब तक अपने को संभाल चुकी थी। कुछ देर तक दोनों खामोश रहीं। फिर मधुलिका ने ही पूछा, तू अपनी माँ की कोई मदद करती है कि नहीं? नहीं, मुझे काम वगैरह करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अचानक मधुलिका को याद आया कि उसे एकता के घर आए बहुत देर हो गई है। वह एकदम से उठ खड़ी हुई और चलते हुए बोली, मैं तुझसे कोई वादा तो नहीं कर सकती हूँ, पर इतना ज़रूर कहकर जा रही हूँ कि मैं तेरे लिए प्रयास जरूर करूँगी। एकता से विदा लेकर मधुलिका ने अपनी स्कूटी उठाई और घर की तरफ बढ़ गई। शाम हो चली थी। अभी वह अगले मोड़ पर ही मुड़ी थी कि उसकी स्कूटी एक मोटरसाइकिल से टकराते टकराते बची। मधुलिका ने तेजी से स्कूटी के ब्रेक लगाते हुए अपने को टक्कर से बचाने के लिए हैंडल बाईं तरफ काटा था और मोटरसाइकिल वाले ने अपने बाएं काटते हुए ब्रेक पर पैरों का दबाव बढ़ा दिया था, जिससे दोनों की वाहन टकराए नहीं, गिरे भी नहीं। दोनों पैरों को सड़क पर टेकते हुए मधुलिका ने मोटरसाइकिल सवार को गुस्से से देखा। कुछ कहने जा ही रही थी कि रुक गई। यह अनिकान था। मधुलिका से नजरें टकराते ही उसके चेहरे पर अजीब सी चमक उभर आई। ब्रेक के जोर से अचानक बंद हो चुकी अपनी बाइक को पीछे करके मधुलिका के करीब लाता हुआ बोला, ओ तो तुम हो। अगर मैं इस समय कुछ और सोच रहा होता तो वो भी मुझे मिल जाता। मधुलिका जानती थी कि चलती फिरती सड़क पर वह कोई छिछोरी हरकत नहीं करेगा, इसीलिए बड़ी सहजता से उसने पूछा, क्या सोच रहे थे? यही कि कुछ दिनों बाद तू नौकरी ज्वाइन करने जाना ही है और काश जाने से पहले तुमसे एक मुलाकात करके अपनी गलती की माफ़ी मांग सकूं। मैं जानता हूं कि मेरी उस बात को लेकर तुम अभी भी मुझसे नाराज़ हो। मधुलिका ने वहाँ ज़्यादा देर यूँ स्कूटी के इधर उधर पैर करके सड़क पर खड़े रहना उचित नहीं समझा। अचानक वह बोली, नाराज़ तो बहुत हूँ, पर कल तुम भैया से मिलने के बहाने आ सकती हो। इतना कहकर वह उचक कर स्कूटी की सीट पर बैठी और घर की तरफ बढ़ गई। अनिकांत ने बाइक स्टार्ट की और अपने घर की तरफ चला गया। मधुलिका ने उससे बात कर ली थी, इसीलिए उसकी खुशी देखते ही बनती थी। मधुलिका घर पहुंची तो देखा कि पिता विजय नाथ को एम्बुलेंस में बिठाया जा रहा है। माँ भी उनके साथ है। भाई जयराज उसे देखते ही बोला, अच्छा हुआ तू आ गई। पिताजी को दिल का दौरा पड़ा है। मैंने एम्बुलेंस बुला ली है। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ। मैं भी चलूँ क्या? मधुलिका ने पूछा। तो जयराज ने मना कर दिया। फिर वह अपनी बाइक स्टार्ट कर एम्बुलेंस के पीछे चला गया। विजयनाथ को आईसीयू में भर्ती कर लिया गया था। हॉस्पिटल की सारी प्रक्रिया निपटाकर माँ को वहाँ छोड़ जयराज घर आया। मधुलिका उसका इंतज़ार कर रही थी। जयराज के आराम से बैठते ही उसने पूछा, जब मैं यूनिवर्सिटी जा रही थी तब तो ऐसी कोई बात नहीं थी, फिर अचानक पिताजी को ये हार्ट अटैक? अरे मेरे होने वाले ससुर दीनानाथ राठौर का फ़ोन आया था। सुनते ही पिताजी गुस्से में भरकर चिल्लाने लगे थे। पता नहीं अपनी बिरादरी के लोगों को क्या हो गया है, कहीं सुनी बातों पर विश्वास करके मेरी लड़की पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अरे उनकी लड़की में ही दोष होगा। मेरा जयराज कभी ऐसा नहीं कर सकता।
कहते कहते अचानक वह अपना सीना दबाकर वहीं पलंग पर बैठ गए। जिस मोबाइल पर बात हो रही थी वह मोबाइल उनके हाथ से छूटकर गिर गया और वह दर्द से तड़पने लगे। सारी जानकारी देकर जयराज ने आगे बताया, मधुलिका, दरअसल बात यह थी कि सोनालिका अर्थात तुम्हारी होने वाली भाभी ने मुझसे शादी करने से मना कर दिया है। ऐसा क्यों? मंगनी के दिन तो तुम दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया था, बल्कि तुम तो कह रहे थे कि पहले उसने तुम्हें पसंद किया था। मधुलिका ने पूछा। तो जयराज बोला, हाँ, उसने ही मुझे पसंद किया था और मैं स्वयं उसकी सुंदरता पर इस कदर मोहित हो गया था कि मैंने भी हाँ कहती थी। लेकिन मुझे आश्चर्य यह हो रहा है कि सोनालिका के कान में किसने यह झूठ भर दिया कि मेरा चक्कर किसी और से चल रहा है और वो किसी और को चाहने वाले से कभी शादी नहीं कर सकती। तो तुम्हारा किसी और से भी चक्कर चल रहा है क्या? सब कुछ जानते हुए भी मधुलिका ने जयराज से पूछा, ताकि वह उसके दिल की थाह लेकर समझ सके कि सामने बैठा जयराज कितना सच्चा है और कितना झूठा। नहीं मधुलिका, इस संसार में सोनालिका से ज़्यादा सुंदर कौन है जो मेरे जैसे हीरो के मन को भा जाए? भैया, मन को भा जाने के लिए सुंदरता की ज़रूरत नहीं होती। कभी कभी इंसान अपनी वासना की पूर्ति के लिए भी किसी को चाहने लगता है। मधुलिका की बात सुनकर जयराज के चेहरे का रंग एकदम से बदल गया। कुछ देर तक मधुलिका को गौर से देखने के बाद वह बोला, तुम्हें बड़ा ज्ञान आ गया है। क्रोध में अपनी आवाज़ में तेजी लाता हुआ वह बोला। तो मधुलिका ने पूछा, मैंने तो एक साधारण सी बात की थी, उसमें इतना गुस्सा तुमको क्यों आ रहा है? तूने बात ही कुछ इस ढंग से की है जैसे वह मुझ पर ही लागू होती हो। अगर आप पर लागू नहीं होती तो आप चीख कर नहीं बोलते। तेरे कहने का मतलब क्या है? इस बार जयराज झंझला उठा। मेरे कहने का मतलब है कि आज पिताजी को जो ये अटैक आया है उसके पीछे का कारण आप ही हो। क्या आप इस बात से इनकार करती हो कि आपने अपनी दोस्त अनिकांत की बहन एकता को प्यार के झूठे सपने दिखाए, फिर उसके साथ शादी के वादे किए और उसे मझधार में छोड़कर किसी और से शादी करने की सोची? भैया, यह उसी की हाय का नतीजा है। मधुलिका के आगे वह अपनी हार नहीं मानना चाहता था, इसीलिए उसने पहले तो जोरदार अट्टहास लगाया, फिर बोला, लगता है तुझे भी गलत फहमी हो गई है। भला मैं एकता से क्यों प्यार करूँगा? भैया, तुम पिताजी के डर से सच भले ही ना कुबलो, पर सच यह है कि तुम एकता के साथ प्यार का खेल खेलकर उसे धोखा देने जा रहे थे। अगर इस बात में सच्चाई नहीं होती तो तुम्हारा रिश्ता नहीं टूटता और पिताजी भी हॉस्पिटल में ना होते। इसका मतलब यह एकता ने ही झूठी खबर सोनालिका तक पहुंचाई है। अजीब सोच है तुम्हारी। अपनी बदनामी वह खुद क्यों कराएगी? कोई बात नहीं, मुझे बदनाम करने के लिए ये खबर जिसने भी सोनालिका के घर पहुंचाई है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कहते हुए जयराज मधुलिका को घूरता हुआ बाहर जाने लगा। तभी उसके मोबाइल की घंटी बज उठी। जयराज ने फ़ोन उठाया तो उधर से चाचा अजयनाथ की आवाज़ सुनाई दी। अरे जयराज, क्या हो गया भाई साहब को? अभी अभी तुम्हारी मामी का फ़ोन आया था, कह रही थी कि तुम शीघ्र चले आओ, तुम्हारे बड़े भैया बहुत सीरियस हैं। लेकिन चाचा, आपको आने की ज़रूरत नहीं है, वे आईसीयू में एडमिट हैं, दिल का दौरा पड़ा है उन्हें, पर डॉक्टर का कहना है कि खतरे की कोई बात नहीं है, ठीक हो जाएंगे। फिर आपको देखकर तो उन्हें कुछ भी हो सकता है। जरा मधुलिका बिटिया को फ़ोन देना, उधर से चाचा ने कहा। तो जयराज ने मोबाइल डिस्कनेक्ट कर दिया और तेज़ी से घर के बाहर निकल गया। मधुलिका बातों से समझ गई कि चाचा का फ़ोन था। उठकर उसने बाहर का दरवाज़ा बंद किया और अंदर आकर जयराज के व्यवहार के बारे में सोचने लगी। अचानक उसे ध्यान आया, अभी तो शाम के 7 बजे हैं। माँ वहाँ अगर रात में रुकती है तो भूखी कैसे रह पाएंगी? उससे गलती हो गई। उसे माँ के लिए खाना बनाकर टिफ़िन में रख कर भाई के हाथों भिजवा देना चाहिए था। चाचा ने शायद इसीलिए फ़ोन किया हो। वह जानती थी कि पिताजी अपने छोटे भाई से कितनी भी नफ़रत करें
चाचा ने कभी भी उनके लिए अपने मुंह से कभी कोई गलत शब्द नहीं निकाला। उसका मन चाचा से बात करने के लिए छटपटाने लगा। तभी डोरबेल बज उठी। उसने जाकर दरवाज़ा खोला और हैरान रह गई। सामने चाचा और चाची दोनों ही थे। ये ले टिफ़िन रख ले, इसमें तुम्हारा और जयराज का खाना है। भाभी के लिए दूसरे टिफ़िन में खाना लेकर हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। सालों बाद तो आप दोनों इस दरवाजे पर आए हैं, कुछ देर अंदर बैठिए ना। अपने लिए लाया हुआ टिफ़िन चाची से लेते हुए मधुलिका बोली। अरे नहीं, हॉस्पिटल जाना ज़रूरी है, चलते हैं। कहते हुए अजयनाथ ने बाइक स्टार्ट की और पीछे बैठी हुई चाची को साथ लिए हॉस्पिटल चले गए। पिताजी की तबीयत में कोई सुधार ना हो पाया। डॉक्टर के अनुसार वे कोमा में चले गए थे और उन्हें वेंटिलेटर पर रख दिया गया था। चाचा चाची के लगातार हॉस्पिटल चक्कर लग रहे थे और जयराज इस बात से खुश था कि पिता के इलाज में चाचा ही आगे बढ़कर रुपए पाने की तरह खर्च कर रहे हैं। उसके पिता का पैसा बच रहा है। उधर अनिकांत को जब पता चला कि मधुलिका के पिता गंभीर हालत में हॉस्पिटल में भर्ती हैं, तो वह उन्हें देखने हॉस्पिटल पहुंच गया। उस समय चाचा अपनी भाभी यानी मधुलिका की माँ के पास बैठे थे। माँ चूंकि अनिकांत को पहचानती थी, इसीलिए उन्होंने अपने देवर देवरानी को उससे परिचित करवाया और बोली, इसके साथ पढ़ाई करके जयराज ने आज इंजीनियरिंग का डिप्लोमा हासिल कर लिया है और दोनों को नौकरी भी मिल गई है। अनिकांत से बातों ही बातों में चाचा ने दोस्ती कर ली। अनिकांत चाचा को एक नज़र में ही भा गया था। वे अनिकांत से अचानक ही पूछ बैठे, नौकरी तो तुम्हारी लग गई है, शादी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं पहले अपनी बहन की शादी करूँगा और उसकी शादी उसी से करना चाहता हूँ जिसे वह चाहती है। कौन है वह? जब चाचा ने पूछा तो अनिकांत बोला, है वो इसी तहसील का, मेरे साथ का ही पढ़ा हुआ एक लड़का और मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। पर दुख तो यह है कि उसने मेरी बहन से वादा करके अपनी ही बिरादरी के किसी और से मंगनी कर ली है। यह सब बातें हो ही रही थी कि तभी डॉक्टर ने सूचना दी कि मरीज को होश आ गया है। वह परिवार के सदस्यों को याद कर रहे हैं। अजयनाथ एक बार झिझके और उन्होंने अपनी भाभी को अंदर जाने का इशारा किया। तब वे बोली, तुम भी साथ चलो देवर जी। इतना कहकर उन्होंने अपने देवर का हाथ पकड़ा और अंदर वार्ड में ले गई। वेंटिलेटर के पास ही बेड पर मुंह पर पारदर्शी ऑक्सीजन मास्क लगाए बीमार आंखों से उन्होंने अपने छोटे भाई को देखा और जब उनकी पत्नी ने इशारे से बताया कि जब से आप एडमिट हैं ये एक पल भी नहीं सोए हैं, आंखों के इशारे से अजयनाथ को अपने करीब बुलाकर उन्होंने अपनी पत्नी का हाथ अपने भाई के हाथों में दे दिया और उनके होठ जाने क्या बुदबुदाए। फिर अगले ही पल उनका सिर एक और लुढ़क गया और पीछे चलती 8 मीटर की ऊपर नीची होती रेखाएं एकदम से शांत होकर सीधी हो गई। सबको उस रूम से बाहर निकाला गया। रोना धोना शुरू हो गया। हॉस्पिटल की सारी फॉर्मेलिटी के बाद विजयनाथ के शव को घर वालों को सौंप दिया गया। अगले दिन सवेरे उनका दाह संस्कार किया गया। चाचा के कहने से जयराज और अनिकांत ने अपनी ज्वाइनिंग डेट बढ़वा ली थी। 2 महीने बाद जब उनके जाने का समय आ गया तो एक दिन अपने घर में अजयनाथ अपने संग भाभी और मधुलिका को लेकर आए ताकि एक से वातावरण में रहते रहते उनका मन बदल जाए। उन्होंने जयराज को भी वहीं बुला लिया। अनिकांत तो उनसे दोस्ती के बाद कई बार चाचा के यहाँ आ चुका था और उसने अपने मन की सारी बातें उनसे शेयर भी कर ली थी। आज भी वो चाचा द्वारा दिए गए समय से पहले पहुंच गया था। उन्हें यह पता चल गया था कि अनिकांत मधुलिका को बहुत प्यार करता है और उसी से ही शादी करना चाहता है। तो अजयनाथ ने उन दोनों की पहले मंगनी फिर शादी करवाने का पक्का इरादा कर लिया था। उन्हें पता था कि मधुलिका कभी भी उनकी बात नहीं टालेगी। जयराज उन सबके पहुंचने के बाद अपनी मोटरसाइकिल से पहुंचा। सबको अपने बीच पाकर चाचा अजयनाथ बहुत खुश थे। उन्होंने भाभी को अंदर वाले कमरे में आराम करने और पत्नी अर्चना को उनकी सेवा में लगा दिया था। चाचा के बेटा बहू छुट्टियां मनाने शिमला गए हुए थे।
बाहर ड्राइंग रूम में बच्चों से बातें करते करते अचानक वे अनिकांत से पूछ बैठे, नौकरी तो तुम्हारी लग गई है और शादी भी तुम जल्दी करने की सोचोगे। बस तुम यह बताओ कि अपने मम्मी पापा की पसंद की लड़की से शादी करोगे या अपनी पसंद की। चाचा जी, क्योंकि मेरे पिताजी ने भी अपनी पसंद की लड़की से शादी की थी, इसीलिए उन्हें कोई ऐतराज़ नहीं होगा यदि मैं अपनी पसंद की लड़की से शादी करना चाहूँगा तो। पर मैं चाहता हूँ कि पहले मेरी बहन की शादी हो जाए। एक लड़का भी उसने पसंद कर रखा है, पर वह लड़का अपनी बिरादरी की किसी दूसरी लड़की को पसंद किए बैठा है और मेरी बहन का कहना है कि वह या तो अपने प्रेमी से ही शादी करेगी, नहीं तो अपनी जान दे देगी। बिना जयराज की तरफ देखे अनिकांत अपनी बात कह गया, लेकिन मधुलिका लगातार जयराज के चेहरे पर आते जाते भाव परखती रही। चाचा जी ने बात जारी रखते हुए फिर अनिकांत से पूछा, क्या तुम उस लड़के को जानते हो? जानते हुए भी अनजान बनते हुए अनिकांत बोला, यही तो बात है चाचा जी कि मैं उसे नहीं जानता। जान जाऊंगा तो उससे रिक्वेस्ट करूंगा, अपनी बहन की खातिर उसके पैर पड़ूंगा, उसे मनाऊंगा और जो भी हो सकेगा करूंगा। अच्छा मान लो वह लड़का मिल गया और राजी हो गया, तो फिर तुम बहन की शादी के बाद अपनी पसंद की लड़की से शादी करोगे ना? बिल्कुल चाचा जी, ये मेरा आपसे वादा है कि मैं उसी से शादी करूंगा। तो उसका कुछ नाम भी तो होगा जिसे तुम चाहते हो। नाम तो नहीं बताऊंगा, पर यह बता सकता हूँ कि वह इसी कमरे में मेरे सामने बैठी है। मधुलिका अचानक यह सब सुनकर समझ गई और मुस्कुराती हुई चाचा जी व अनिकांत की तरफ देखकर अंदर अपनी चाची के पास चली गई। तभी जयराज के अंतर मन ने उसे समझाया कि उसे अपनी छवि सुधारने का यही मौका है और वो एकता से अपना वादा भी निभा लेगा और अपने दोस्त पर भी उपकार कर देगा। आखिर उसने उसकी बहन मधुलिका का हाथ मांगा है और चाचा जी अपनी भतीजी की शादी करने में कोई कसर नहीं रखेंगे। पिता के बाद मधुलिका की शादी कराने के बोझ से भी वह बच जाएगा। इसीलिए अपने दोस्त अनिकांत के कंधे पर हाथ रखते हुए वह उससे बोला, अगर तुम्हारी बहन का चाहने वाला नहीं मिला तो क्या तुम्हारी बहन एकता मुझसे शादी करने को तैयार हो जाएगी? अरे दोस्त, तुम अगर चाहोगे तो मैं और चाचा जी मिलकर एकता को समझा लेंगे। आखिर उसका जीवन साथी मेरे इस दोस्त से बढ़कर और कौन हो सकता है? कहकर अनिकांत ने जयराज को गले लगा लिया। गले मिलते समय चूंकि जयराज की पीठ चाचा जी की तरफ थी, इसीलिए चाचा जी की योजना सफल होते देख उसने अपनी एक आंख सामने बैठे चाचा को देखकर दबा दी, क्योंकि चाचा अनिकांत द्वारा यह भी जान गए थे कि अपनी बहन की सारी कहानी अनिकांत जानता था और कुछ तस्वीरों के साथ टाइप कराकर एक गुप्त पत्र दीनानाथ के घर गुमनाम पते से अनिकांत ने ही भेजा था। दोस्तों, ये कहानी यही समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल एक नई कहानी से।